वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। आज हम लोग यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता पर आज हम लोग विचार करेंगे। यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस समय लगातार इसकी चर्चा हो रही है। सरकार की एक बहुत दिनों से योजना थी कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता का एक कानून लागू हो और उसमें तमाम बाधाएं आ रही थी। सरकार उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। अब उसको लागू करने का उसने संकल्प लिया है। हमें लगता है कि हो सकता है इसी 2023 मानसून सत्र में यह विधेयक लाया जाए। तो इसको कहीं न कहीं संविधान ने भी, यह संविधान बनते समय संविधान निर्माता ये चाहते थे कि यह कानून हमारे देश में लागू हो, पर उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी। तो यह संकल्पना ली गई कि इसको हम भविष्य में लागू करेंगे। तो जो भविष्य की योजनाएं होती हैं उसके लिए संविधान ने भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात राज्य को उन्होंने निर्देश दिया था कि जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप इसको लागू करने में सक्षम होंगे, परिस्थितियां बन जाएंगी, तो आप इसको जरूर लागू कीजिएगा। तो उसी समय ये व्यवस्था बना दी गई थी संविधान के अनुच्छेद 44 में कि राज्य यूसीसी को लागू करेंगे। आवश्यकता इसकी बहुत जरूरी है। वन नेशन वन लॉ ये होना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत आज हम लोग इसको देख रहे हैं। इसमें जो यूसीसी समान नागरिक संहिता है, इसकी जो परिभाषा है, ये एक समान राष्ट्रीय व्यक्तिगत कानून को लागू किया जाए। इसमें होता क्या है, ये एक प्रकार से पर्सनल लॉ है, पर्सनल कानून है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, गोद, संपत्ति, इन सब विषयों पर पूरे राष्ट्र में एक कानून लागू किया जाता है। चाहे वो जिस धर्म के हों, चाहे वो जिस संप्रदाय को हों, चाहे वो जिस ये व्यवस्था के हों, पूरे देश के जो जितने भी नागरिक होते हैं उन सबको एक नियम कानून में लाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। इसके विषय में हमारे यहाँ 2 राज्य हैं। सबसे पहले गोवा ने इस कानून को लागू किया था। दूसरा राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने भी इस कानून को लागू कर दिया है। इसकी जो विशेषता है कि धर्मनिरपेक्षता, हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता को संविधान का अंग बना दिया गया और ये कहीं न कहीं यूसीसी लागू ना करना उसी धर्मनिरपेक्षता पर चोट है। क्यों? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य के जितने भी धर्मावलंबी हैं, जो भी धर्म के मानने वाले हैं, सब राज्य के होंगे। राज्य किसी एक धर्म को प्रश्रय नहीं देगा। राज्य का सबसे बड़ा धर्म संविधान है, संविधान का पालन करना। तो संविधान के पालन में कुछ एकाध 2 धर्म, संप्रदाय, जनजाति, इन सब में कुछ इसको लागू करने में दिक्कत आ रही थी। उसी में मिलजुल कर लागू करने का प्रयास किया जा रहा, बैठकें की जा रही, उनकी समस्याओं को समझा जा रहा है कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो उसी संदर्भ में इसको अब लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय भी, उच्च न्यायालय भी अपने निर्णयों में बराबर इसको लागू करने के लिए सरकार को दिशा निर्देश देते रहे हैं। हमारे यहाँ विधि आयोग 2018 में जो विधि आयोग गठित किया गया था, उसने हालांकि ये माना कि हमारे यहाँ धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित होंगी, इसे लागू ना किया जाए। पर इस समय जो 2019 के बाद विधि आयोग की स्थापना हुई है, उसने इसके संस्कृति के बारे में विचार करने के लिए सरकार को कहा है। हमारे यहाँ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इनके लिए तो हमारे यहाँ सिविल कोड यूसीसी एक प्रकार से इनके यहाँ व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई गई है। इन चारों धर्मों के लिए एक कानून की व्यवस्था बनाई गई है। 1985 में इनके लिए मैरिज एक्ट बनाया गया था। 1986 में उत्तराधिकार कानून बनाया गया था। पर अभी भारत में मुस्लिम, ईसाई, पारसी, इनके जो पर्सनल लॉ हैं ये अभी अलग अलग है। हालांकि मुस्लिम के लिए 1937 में कुछ व्यवस्था बनाई गई थी, पर अभी भी वो सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं। तो इसलिए इस कानून को लाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस व्यवस्था को लागू किया जाना जरूरी है। इसमें हम लोग और आगे देखते हैं। भारत देश में
यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? सबसे बड़ी आवश्यकता है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, इससे अगर ये लागू हो जाता है तो हमारा जो राष्ट्रीय हमारी एकता है वो बढ़ती है। जो तमाम विभिन्न धर्म हैं, जाति हैं, लिंग हैं, इन सब में कहीं न कहीं एकरूपता आ जाएगी। न्यायपालिका के बोझ को कम करना एवं लंबित मामलों का शीघ्र निपटान, जो इसकी सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट होगा वो न्यायपालिका के सामने जाएगा, न्यायपालिका के समक्ष आएगा कि जो उसमें विभिन्न लॉ हैं, विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ हैं, उन पर्सनल लॉ से संबंधित तमाम मुद्दे, तमाम विवाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या विभिन्न प्रकार के न्यायालयों में लंबित हैं, तो वो अति शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। चूँकि वन नेशन वन लॉ, एक देश में एक कानून, पर्सनल कानून, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों के जो पर्सनल लॉ होते हैं वो सभी एक हो जाएंगे। इससे विधिक समता मिलेगी लोगों को, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है, विधि के समक्ष समता। सभी भारतीयों को, सभी भारतीय नागरिकों को कानून के सामने समान समझा जाएगा, उनको समान मान्यता दी जाएगी। इस कानून को लाने से जो अभी हमारे यहाँ तमाम पर्सनल लॉ के लिए व्यक्तिगत जो कानून, धर्म के व्यक्तिगत कानून बनाए गए हैं, शरीयत के अनुसार या हिंदू धर्म मैरिज लॉ के अनुसार, जो भी सारे तमाम कानून हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने धर्म की व्याख्या करते हैं, व्यक्तिगत कानूनों की व्याख्या करते हैं। इस कानून के आ जाने से वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और जो 14 अनुच्छेद 14 जो हमारा मूल अधिकार है वो हमको एज इट इज मिल जाएगा, अर्थात इसकी प्राप्ति हो जाएगी, जो अभी कहीं न कहीं हमको इसमें दिक्कत आ रही है। सभी धर्मों के लिए एक समान विवाह, तलाक, विरासत, संपत्ति, बच्चा गोद लेने में एक कानून का होना है। इसके आने से इन सभी चीज़ों में विवाह की प्रणाली एक हो जाएगी, तलाक का सिस्टम एक हो जाएगा, विरासत, संपत्ति, जो बच्चा गोद लेने की व्यवस्था है, सब एक हो जाएगा और कानून का सरलीकरण हो जाएगा। साथ में महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि हो जाएगी। जो महिलाओं के जो अधिकार हैं, अभी वो ट्रिपल तलाक से पीड़ित रहती हैं, अभी और तमाम उनको मंदिरों में प्रवेश वर्जित किया जाता है, तमाम संपत्ति में उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती है। तो इस कानून के आ जाने से महिलाओं के अधिकारों में तीव्र रूप से उनको एक सम्मानजनक स्टेटस मिल जाएगा और लैंगिक समानता, अर्थात जो भेद किया जाता है महिला पुरुष में, वो टोटल समाप्त हो जाएगा। सामाजिक न्याय के लिए अनिवार्य है। यह व्यवस्था आने से समाज में न्याय, जो सामाजिक ताना बाना है, वो ताना बाना हमारा व्यवस्थित हो जाएगा। हमारे देश में वन नेशन वन लॉ ये कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी देश के लिए वन नेशन वन लॉ ही होना चाहिए, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ अभी तक आईपीसी एक थी, सीआरपीसी एक थी, पर पीएल पर्सनल लॉ, जो व्यक्तिगत कानून होते थे, धार्मिक रूप से जो होते थे, वो एक नहीं थे। इसके आ जाने से पर्सनल लॉ भी एक हो जाएगा। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है वन नेशन वन लॉ, ये पूरा हो जाएगा। हमारे इर्द गिर्द जो तमाम, ऐसा नहीं कि हम अपने देश में इसको लागू करना चाह रहे हैं, तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर ये लागू है। अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र, बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया, सूडान, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर यह कानून लागू है। हाँ, हमें मानते हैं इसमें कुछ चिंताएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, उसके लिए हम लोग व्यवस्था बनाएंगे कि उन समस्याओं को, इन चिंताओं को कैसे हम दूर करें। यूसीसी के लागू करने में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कैसे उसका समाधान होगा और उसमें बदलाव क्या आएगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो देश है वो विविधताओं वाला देश है। हमारे यहाँ देश में 705 जनजातियाँ हैं और केवल पूर्वोत्तर राज्यों में 220 जनजातियाँ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कितनी विविधताओं वाला देश है। इसमें एक समान कानून लाने में कितनी समस्याएं होंगी, सरकार को कितनी बार मिल बैठ कर इनके सामने बैठक करनी होगी, इनके समस्याओं को समझना होगा, उसके अनुरूप हल निकालना होगा। तो और हमारे यहाँ जो ये जनजातियाँ हैं, जनजातियों में
इनमें विभिन्न प्रकार की विशिष्टता पाई जाती है। इनके तमाम रीति रिवाज हैं, तमाम कस्टम हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, उनको कैसे एक किया जाए, कैसे उनको व्यवस्थित किया जाए। साथ ही हमारे यहाँ 5वीं और 6वीं अनुसूची में, हमारे संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब देशों में जो जनजातियाँ रहती हैं उनके लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है। जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था उसी समय ये व्यवस्था बना दी गई, इनकी इन जनजातियों की जो विशिष्ट पहचान है यह किसी भी प्रकार से हटने न पावे, इसीलिए संविधान की 5वीं अनुसूची में डाल दिया गया। इसी प्रकार ठीक 6वीं अनुसूची में जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, मिजोरम हैं, असम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है, जो ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इनमें भी तमाम जनजातियां हैं, जनजातियों के तमाम कस्टम हैं, तमाम रीति रिवाज हैं, उनको भी संरक्षित करने की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। और इसीलिए वो लोग हमारे देश में जुड़े हुए थे कि हमारे रीति रिवाजों के साथ कोई छेड़छाड़ या कोई छेड़छाड़ ना की जाए। तो वो हमारे संविधान विशेषज्ञों ने उनको, ये हम समझते हैं कि उनको एक आश्वासन भी दिया था, उस आश्वासन को भी सरकार को देखना है। साथ ही हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को एक डर है, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक और ईसाई अल्पसंख्यकों की हमारी कहीं धार्मिक स्वतंत्रता, जो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, उसको उनको छीनने का डर है। पर यहाँ ऐसा होगा नहीं। सरकार उन लोगों को बुलाकर मिल बैठकर उस पर विचार करेगी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सुरक्षित रखी जाएं। तो ऐसा नहीं, वो डर ज़रूर उनको है पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ये डर है कि हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कहीं छीन न जाए और हिंदू धर्म के कानून को हमारे ऊपर थोप दिया जाए, ये उनको डर है, एक चिंता है। इस चिंता को सरकार दूर करेगी। और कैसे दूर होगा? मिल बैठकर सभी पक्षों की बार बार बैठक कर उनका निश्चित समाधान खोजना। एक और दिक्कत है, इन लोगों का एक आरोप है, देश के जो देश का हमारा सांस्कृतिक ताना बाना है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये इसके साथ साथ हमारे यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ जनजातियों वाले हैं जो उनको मिलाकर उनके यहाँ कुछ स्पेसिफिक हमारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म में हमारे उत्तर भारत में नज़दीकी संबंधों में विवाह नहीं होता है और दक्षिण भारत में नज़दीकी संबंधों में विवाह अच्छा माना जाता है। तो तमाम समस्याएं हैं, उनका समाधान भी किया जाएगा और सरकार उसको मिल बैठकर, सरकार ने आश्वासन दिया है कि मिल बैठकर उसका समाधान करेंगे। इसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन, जब हमारा ये यूसीसी लागू हो जाएगा तो इसमें क्या क्या परिवर्तन आएगा? बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। जो एक से अधिक पत्नी रखने का तमाम वर्गों में ये प्रचलन है वो टोटल समाप्त हो जाएगा। विवाह का पंजीयन करना अनिवार्य हो जाएगा। पति पत्नी को जो तलाक का समान अधिकार मिल जाएगा। अभी तमाम धर्मों में पति बार बार चाहे जब तलाक दे दे, पत्नी से पूछे या ना पूछे, तो ये समानता का उनको अधिकार मिल जाएगा और माता पिता के भरण पोषण का उनको अधिकार मिलेगा जो बच्चों द्वारा किया जाएगा। उत्तराधिकार का कानून लड़कियों और लड़कों के लिए समान हो जाएगा। लड़कियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप, जो लड़के और लड़की, 22 लड़के लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उसमें माता पिता को अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी। एक इसमें और परिवर्तन होगा, लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ा दी जाएगी और वो मैक्सिमम वो मिनिमम वो ग्रेजुएट करने के बाद ही शादी की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार इतने परिवर्तन होंगे। ये कुछ समस्याएं थी, समस्याओं का समाधान सरकार को खोजना है और सरकार ने खोजने का आश्वासन दिया है। हम लोग इस प्रकार यूसीसी की आवश्यकता, उसके प्रमुख बिंदु और समस्याएं, समाधान और बदलाव को पूरी तरह से हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम लोग यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता को
अच्छे ढंग से हम पढ़ सकते हैं। और हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसके लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक आप ज़रूर करते रहें। थैंक यू।